डॉक्टर साहब, मोहब्बत भी हुई है। शेरो शायरी से भी आप बातें रखते हैं अपना, मतलब शेरो शायरी में भी आपका रुझान है क्या? शेर शायरी एक वक्त था जब मैं करता था, कुछ कुछ लिखता था। और जाहिर सी बात है, मोहब्बत बोलिए, अट्रैक्शन बोलिए, हुआ तो था। बहुत अच्छा था क्योंकि हमको आर्मी को ऐसे सामान देने हैं जो देश की सेवा करते टाइम कभी धोखा न दे पाए, कभी जो जो रेगिस्तान। और इनमें आखिर इस तरह की खामियां हैं, तो इन खामियों को लेके क्या एसएससीएल प्रबंधन बात नहीं करता कि इन खामियों को दूर किया जा सके, जिसके बाद आप पुलिस? खामियां खामियां ऐसी है, अगर मशीन का पार्ट्स की इफिशियंसी डाउन होने लगेगी तो मशीन कहीं ना कहीं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करेगी। तो जो इनपुट एनर्जी, अगर आउटपुट 100% नहीं निकलेगा, जो बची हुई एनर्जी वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होगी, तो वो कन्वर्ट होके हाइड्रोजन। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप जुड़ चुके हैं हमारे विशेष कार्यक्रम गौरव गाथा। गौरव गाथा में आप जानते हैं कि हम आपकी एक विशेष शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही व्यक्ति साथ में हैं जिनकी उपलब्धियों को आपको बताने जा रहे हैं, जिनसे हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। ये डॉक्टर मोहम्मद एहतसाम सिद्दीकी साहब। एसईसीएल ये हमारा जो पूरा इलाका है, कोयलांचल का इलाका है, और एसईसीएल सोहागपुर क्षेत्र में ईएनएम जो विभाग होता है उसमें सीनियर मैनेजर के पद पर अभी ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर शब्द से आपको ये बताने की जरूरत यह भी पड़ रही है कि 5 से ज्यादा डिग्रियां करने के साथ ही इन्होंने एक विशेष सब्जेक्ट में पीएचडी भी की हुई। इनकी एक खोज एसईसीएल के क्षेत्र में, कोयला उत्खनन के क्षेत्र में, अंडरग्राउंड जो कोयला निकाला जाता है उसके उत्खनन में एक क्रांति ला सकता है। ऐसी तमाम बातें हैं, इनके जीवन से जुड़े ऐसे तमाम पहलू हैं जो हम आज इनके साथ जानने की कोशिश करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये रिसर्च की और इन्होंने ऐसा क्या सोचा कि उसके बाद कोयला उत्खनन के क्षेत्र में इनकी जो मशीनरी है, जिसके प्रोजेक्ट में ये लगे हुए हैं, जिसकी तैयारी इन्होंने की है, उससे क्या क्रांति आ सकती है। सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी टीम की ओर से। अटल संदेश जो हमारा चैनल है उस पूरी टीम की ओर से स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा कि आपने, जैसा मुझे पता चला और तमाम जानकारियां हमने आपके बारे में हासिल की, अभी तो आप वर्तमान में एसईसीएल में सेवाएं दे रहे हैं अपनी, लेकिन इसरो जैसी जगह पर भी आपका सिलेक्शन हुआ और डिफेंस में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो पूरा आपके जीवन का जो एक सफर रहा है वो बहुत छोटी सी जगह, ये जो हमारा कोयलांचल का इलाका है, बड़ा छोटा इलाका है और यहाँ संसाधनों की कमी है। जिस दौरान आपने ये तालीम हासिल की और तमाम शिक्षा दीक्षा हुई, उस समय संसाधनों की भी काफी कमी। तो एक छोटी सी जगह से निकलकर वहां तक पहुंचना निश्चित रूप से एक लंबा सफर रहा और उसमें तमाम कठिनाइयां भी आई होंगी। उस बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को, युवाओं को, आज के जनरेशन को ये जानने की जरूरत है कि कैसे लोग यहाँ से वहां तक पहुंच सकते हैं और ये सफर तय कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद, आपके प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने ये बना रहा है, काफी एपिसोड हो चुके हैं, काफी कामयाब प्रोग्राम है। मैं चीफ हाउस धनपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी सेंट्रल हॉस्पिटल में एज ए क्लर्क काम करते थे। हम लोग 4 भाई बहन हैं। एक छोटी आमदनी में 4 भाई बहन को पालना पिताजी ने बहुत खूबी निभाया। उसी बीच में हमारा एडमिशन आरसी स्कूल में हुआ। KG1 KG2 करने के बाद सेंट्रल स्कूल में, वही बिल्डिंग में सेंट्रल स्कूल आ गया। वहाँ से स्कूलिंग हुई, 12th पास किए। 12th पास करने के बाद हमारे जो उस टाइम कल्चर था, उस कल्चर के हिसाब से मैंने पॉलिटेक्निक क्लियर करके डिप्लोमा में एडमिशन हुआ। पिताजी का ये हमारा निर्णय था कि आप भोपाल इंदौर मत जाइए, घर के पास शेड्यूल है, वहाँ सेम कॉलेज है, उसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। वो निर्णय पिताजी का उस टाइम मुझे दुखद लगा कि पिताजी पैसा बचा रहे हैं, पैसे की वास्तव में कमी थी। लेकिन उनका निर्णय बाद में मुझे पता चला जब मैंने फाइनल ईयर में कॉलेज में टॉप किया, और तभी मेरा MP में 6th नंबर रैंक था। तीसरी बेस पे मेरा जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रांची में सिलेक्शन हुआ। मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो गया। डिग्री मैंने मैकेनिकल वहाँ से की, 2002 में पास आउट हुआ।
और नौकरी की तलाश में, क्योंकि पिताजी मेरे बेड पे आ चुके थे। एक दिमाग में था कि नौकरी जल्द से जल्द करूं। घर का बड़ा पुत्र होने की वजह से जवाबदारी मेरे पर ज़्यादा थी, और लेकिन जवाबदारी को पूरा कैसे करने था उसका उसका मार्गदर्शन नहीं था मेरे पास। तो काफ़ी जगह उसके बाद मैंने नौकरी की तलाश में दिल्ली, मुंबई और भी काफ़ी जगहों पर मैंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। आखिरी में जब वापस आया, सोडा फैक्ट्री में मैं 1 साल के अप्रेंटिसशिप के लिए मैंने एग्ज़ाम दिलाया, उस पर सिलेक्शन हो गया, अप्रेंटिसशिप किया। उस दौरान ये समझ में आया कि अगर आपको कहीं कोई सरकारी या पब्लिक सेक्टर में नौकरी चाहिए तो आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना ही पड़ेगा, तब हो पाएगा। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ये लेके मैंने पढ़ाई पे पूरा जोर दे दिया और तन मन धन से पढ़ाई पे बढ़ गया। भगवान की दया से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से एट ए टाइम में 2 जगह से मेरा कॉल लेटर आया, DGQA डिफेंस से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और इसरो से, जो से कोटा में फ्री पोस्टिंग दे रहा था। मैंने घर से और बाकी सब चीज़ें डिसीजन लेके मैंने डिफेंस ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद डिफेंस में 3 साल काम किया, 2005 से 2007 के लास्ट तक। तभी इस दौरान मेरा रेलवे RRB मुंबई में भी मेरा सिलेक्शन हो गया, जो सेक्शन इंजीनियर ट्रैक मशीन दिया था, पोस्टिंग सोलापुर, और साथ साथ मेरा कोल इंडिया में मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी सिलेक्शन हो गया। मैंने जगह देखते हुए कि कोल इंडिया में अगर आया मैं, तो SCCL में मुझे सुहागपुर एरिया, धनपुरी अंडरग्राउंड मिल, धनपुरी UG माइंस या धनपुरी ओपन कास्ट कहीं भी मिल सकता है, ये सोच के मैंने कोल इंडिया ज्वाइन कर लिया। लेकिन इत्तेफाक से मेरी पोस्टिंग WCL नागपुर में हो गई। मैंने 15 साल WCL में सर्व किया। फिर प्रमोशन पे मैंने अब 2022 में SCCL कोल इंडिया ज्वाइन किया, इधर ट्रांसफर हो गया। सिद्दीकी साहब, इसरो में जाना सपना होता है, मतलब इसरो में सिलेक्शन होना, वहां तक का सफर तय करना, इसरो में पहुंचना अपने आप में बड़ी बात होती है। आपने इसरो चयन नहीं किया? इसरो और डिफेंस का कॉल लेटर दोनों एक साथ आया था बस। इसरो का जब इंटरव्यू दिलाने गया था तो मुझे क्लियर हो गया था इसरो में हो ही जाएगा। तो मैंने वहाँ का सिक्योरिटी देखा, वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा सा, हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं, तो वहाँ पे साउथ में क्लाइमेट हो गया, एक तो खाने का हो गया, दूसरा तीसरा लैंग्वेज, और चौथा डिस्टेंस हो गया। ये सब देखते हुए मैं इसरो से, मैं घर में भी मैं माता पिता से बात किया, उन्होंने बोला ठीक है, ये महाराष्ट्र में पोस्टिंग मिल रही है और तमिलनाडु आंध्रा का बॉर्डर है श्रीहरिकोटा, वहाँ पोस्टिंग मिल रही है, अच्छा यहाँ ज्वाइन कर ले। तो वो सोच के मैंने इसरो छोड़ के डिफेंस में, दोनों दोनों गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, तो इसलिए दोनों सेम था, दोनों की बेसिक सेम था, रैंक सेम था, इसलिए मैंने डिफेंस ज्वाइन कर दिया। डिफेंस में आपने 2 से 3 साल काम किया, वहां पर किस पद पे थे और कैसा रहा वहां का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस? हाँ, क्या काम था आपका? हाँ, मेरा डिपार्टमेंट था DGQA, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस व्हीकल्स का। मेरी पोस्टिंग CQAB अहमदनगर थी, कंट्रोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस व्हीकल अहमदनगर, जहाँ हमारा काम था आर्मी के व्हीकल, साइकिल से लेकर टैंक तक, उनके स्पेयर्स, उनके व्हीकल्स का क्वालिटी एश्योरेंस करना, जहाँ वो बनते हैं, जहाँ वो स्टोर में आते हैं, जहाँ फील्ड में यूज होते हैं, ये तीनों जगह पे हम इंस्पेक्शन करते थे। उसका क्वालिटी एश्योरेंस को हम लोग सेटिस्फाई करते थे। अगर सब कुछ सेट है तो उसका ऑर्डर होता था, तब वो डिफेंस को सप्लाई होती थी। हमारे सर्टिफिकेशन के बाद हमारे पास बहुत बड़े बड़े लैब थे, जिन लैबों में मशीनों के पार्ट्स टेस्ट होते थे। कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो मशीन में लगा के टेस्ट करते थे, जो कंटिन्यूस 2-4 हज़ार किलोमीटर चलती रहती थी। तो इस तरीके का काम था, इंस्पेक्टर का काम था, क्वालिटी इंस्पेक्टर का काम था मेरा वहाँ। बड़ा चैलेंजिंग काम रहता होगा। बहुत चैलेंजिंग था, हम बहुत अच्छा था, क्योंकि हमको आर्मी को ऐसे सामान देने हैं जो देश की सेवा करते टाइम कभी धोखा न दे पाए, कभी जो रेगिस्तान में काम कर सके, जो पानी में काम कर सके, दलदल में, ठंडे गर्म में, हर जगह वो काम कर सके। कभी आर्मी को हमारे क्वालिटी की वजह से धोखा न मिलना पाए, मशीन बंद ना हो पाए, व्हीकल्स सडन होने पाए। फिर उसके बाद आपका RRB मुंबई में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन आप वहां भी नहीं गए, और ऐसी क्या सिचुएशन आई कि आपने डिफेंस भी छोड़ दिया, वहां भी नहीं गए? RRB मुंबई के साथ साथ मेरा कोल इंडिया में भी सिलेक्शन हो चुका था, तो मैं दोनों का बेसिक देखा, और RRB मुंबई मेरे को सोलापुर पोस्टिंग दे रहा था, और कोल इंडिया से मुझे लगा कि मेरी पोस्टिंग धनपुरी हो सकती है, मेरे गाँव, क्योंकि मेरे पिताजी बेड पे थे, उनकी सेवा दिमाग में थी। तो RRB मुंबई नहीं ज्वाइन किया मैंने, और कोल इंडिया ज्वाइन। भाई साहब, PhD आपने मशीनों से आपका जुड़ाव शुरू से रहा, शुरू से मशीनों के मेंटेनेंस से लेके उनकी क्वालिटी इंस्पेक्शन तक, और तमाम डिफेंस में, और आप SCCL में भी आप हैं, तो मशीनों से आपका जुड़ाव रहा है। आपने PhD की, शायद आपने जिस सब्जेक्ट पे PhD की है, यहाँ
तो मुश्किल है कि कोई मिले। तो कैसा रहा वो पीएचडी का एक्सपीरियंस और कैसे आपको प्रेरणा मिली कि मुझे इसी सब्जेक्ट में पीएचडी? मशीन मेरा पोस्टिंग हुई WCL में, अंडरग्राउंड में एक LSD मशीन होती है जो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होती है, जिस मशीन का हमेशा हमको ये कंप्लेन मिलती थी कि उसका ऑयल गर्म हो जाता है, गर्म होने पर मशीन बंद हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा, इस मशीन के बारे में बताएं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। नाम तो सुना है सबने, हाँ। लेकिन ये मशीन काम क्या करती है? मशीन के हम LSD का मतलब होता है फुल फॉर्म लोड हॉल एट डंप। मशीन कोयला उठाती है, फिर चल के आती है और बेल्ट कन्वेयर पे डालती है। ये इसका काम है। ये हाइड्रोलिकली ऑपरेट होती है। इसका प्राइम मूवर इलेक्ट्रिकल रहता है, बाकी पूरे फंक्शन हाइड्रोलिक होते हैं। हमारे पास हमेशा रिपोर्ट आती है एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर कि आपकी मशीन की ऑयल गर्म हो गया है और मशीन ब्रेकडाउन हो गई, बंद हो गई, जब ठंडा होकर चालू होगी। तो ये शुरू से एक बात क्लिक करी कि जब कोई वहाँ पे IC इंजन नहीं है, कोई डीजल इंजन नहीं है, तो ऐसा क्या होता है जो ऑयल अपने आप में गर्म हो जाता है। ये पता नहीं क्यों दिमाग में बहुत मेरा ये आता गया कि क्यों होता है, ऑयल क्यों गर्म होता है, क्यों गर्म होता है। ऐसा ही ये इस पॉइंट को लेके मेरे दिमाग में था और इसी पॉइंट को लेके मैंने PhD करी। इसी को मैंने निकाला, निष्कर्ष निकाला, ऑयल क्यों गर्म होता है और कैसे हम लोग उसको रोका जा सकता है। PhD में थीसिस, रिसर्च, ये तमाम चीजें होती हैं। तो उस दौरान मशीनों के बारे में वो सारी रिसर्च आपने कैसे तैयार की? वो तो एक बड़ा मुश्किल मेरे साथ एक फायदा था। मैंने थ्योरेटिकल पार्ट को एक्चुअल प्रैक्टिकल सिनेरियो के साथ रिलेट किया। मैंने हमारी मशीन में क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे होता है, ऑयल कौन सा इस्तेमाल होता है, क्या टेम्परेचर होते हैं, क्या माइंस का क्लाइमेट होता है, सबको उठाया मैंने। उसके बाद उसको लिटरेचर से रिव्यू किया, पुराने पेपर्स पढ़े, कहाँ कहाँ किसने इस फील्ड में रिसर्च किया, कितने आगे तक गया। फिर उस पेपर को लेके मैंने अपनी रिसर्च आगे बढ़ाई। उसके आगे बढ़ने पर समझ में आया और निष्कर्ष निकाला किस पार्ट से क्या क्या दिक्कत होती है, जो कौन सा पार्ट से जो मशीन में हीट ऐड करता है और कौन सा पार्ट जो मशीन से हीट निकालता है। हम इस हीट एडिशन को कितना मिनिमाइज कर सकते हैं कि ताकि मशीन अच्छे से चल सके, इस पर रिसर्च मेरा था। ये कितने दिन में रिसर्च हुई आपकी, कितना वक्त लगा आपको? मैंने अपना PhD में एडमिशन में 2018 में हुआ मेरा। ये रिसर्च करते करते करीब 4 से 5 साल लग गया मुझे। 5 साल में फाइनल कर पाया। इसी दौरान मैंने इस रिसर्च पे 2 से 4 पेपर पब्लिश किए। पब्लिश होने के बाद मैंने उसका डिफेंस IIM धनबाद का डिफेंस क्लियर किया। डिफेंस क्लियर करने के बाद मेरे PhD अवार्ड। जब ये जो मशीनें आती हैं अभी, जो माइंस इस्तेमाल कर रही हैं, मशीनें आती कहाँ से हैं और इनमें आखिर इस तरह की खामियां हैं, तो इन खामियों को लेके क्या SCCL प्रबंधन बात नहीं करता, इन खामियों को दूर किया जा सके जिसके बाद आपको खामियां ऐसी है, अगर मशीन का पार्ट्स की इफिशिएंसी डाउन होने लगेगी तो मशीन कहीं ना कहीं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर करेगी। तो जो इनपुट एनर्जी अगर आउटपुट 100% नहीं निकलेगा, जो बची हुई एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो, तो वो कन्वर्ट होके हाइड्रोलिक ऑयल गर्म करती है। तो हमको सबसे पहले स्पूरियस पार्ट जो है जिसकी इफिशिएंसी डाउन हो चुकी है, उस पार्ट को रिप्लेस करना है। तो इस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए कंपनी काम करती है। हम डायग्नोज करके देना पड़ेगा कौन सा पार्ट खराब हुआ, हमको इफिशिएंसी नापनी पड़ेगी। तो ये अभी कहाँ से आती है मशीनें और लगभग कितने की मशीन होगी? ये करीब एक मशीन LSD पड़ती है 45 से 50 लाख की। ये एमकोलिकॉन करके एक कंपनी है, वो बनाती है। सिंप्लेक्स की कंपनी, वो बनाती है, हिंदुस्तान की कंपनी। आपने वो जो नई मशीन अभी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका आपने पेटेंट भी कराया है, पहले तो आपको शुभकामनाएं उसके लिए। आपने वो लेटर दिखाया कि आपका पेटेंट जो है वो स्वीकार कर लिया है, उसका लेटर भी आ गया। वो उस मशीन के बारे में जरा बताएं कि वो क्या है, मशीन क्या है, उससे क्या टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है, उससे क्या सुविधा हो सकती है SCCL को, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। हम तस्वीरों में उस मशीन की फोटो भी दिखाते हैं और वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं और इसके बाद सिद्दीकी साहब से हम जानेंगे कि एक्चुअली ये मशीन जो है ये कैसे बनाई गई और इस मशीन की टेक्नोलॉजी का कैसे SCCL प्रबंधन में इस्तेमाल किया जा सकता है और SCCL प्रबंधन के जैसे तमाम जो कोल उत्खनन के क्षेत्र हैं वहां इस्तेमाल किया जा सकता है। सर बताइए। UDM एक मशीन होती है, यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन। इसका काम होता है कि फेस के होल और रूफ के होल में रूफ होल को तैयार कर देना। रूफ मतलब छत जो होल होता है, छत जो अंडरग्राउंड माइंस होता है। छत का होल का पर्पस रहता है कि हम रूफ बोल्ट ग्राउंड कर सकते ताकि वो छत कभी फॉल ना हो, रूफ फॉल ना हो पाए, एक बीम बना सके। और सेम टाइम वो मशीन ये काम करती है कि फेस में होल लगाती है जिससे कोल प्रिपरेशन हो सकता है। ब्लास्टिंग से करके अपन कोल को प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सकैवेशन। तो एक मशीन का 2 काम है, रूफ में होल लगाना और फेस में होल लगाना।
हमारे पास ये चैलेंज था कि हमको रूफ में होल लगाना है वेट ड्रिलिंग करके। डीजीएमएस बोलता है कि अब रेजिन कैप्सूल से ही बोल्टिंग करनी है। तो एक ही मशीन में ऐसा एडॉप्टेशन होना चाहिए जो दोनों काम कर सके एट ए टाइम। तो हमने ऐसा एडेप्टर डिजाइन किया, ऐसा एडेप्टर बनाया जिसमें हेक्सागोनल बर्मा लगता है रूफ बोल्ट के लिए जो वेट ड्रिलिंग होती है। वो सेम एडेप्टर में हेक्सागोनल बर्मा निकाल के स्पाइरल में लगाते हैं जो फेस ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एडेप्टर से हमने साइकिल टाइम रिड्यूस किया। साइकिल टाइम रिड्यूस करने के साथ साथ एफिशिएंसी बढ़ाई, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, मशीन का यूटिलाइजेशन बढ़ा दिया और इफेक्टिवनेस बढ़ा दिया, जो हमारा अल्टीमेट प्रोडक्शन बढ़ाया और इनपुट कम किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और हमने लॉसेस कम करके प्रॉफिट दे दिया। इस मशीन को बनाने में कितना समय लगा? क्या है विशेष इसमें कि आपको इस पूरी तैयारी, एक मशीन बनाना आसान बात? मशीन तो सप्लाई करी गई थी कंपनी के द्वारा। कंपनी मतलब सिंप्लेक्स या इम्पॉलीकॉन, उस पर एडोप्टेशन, उसके अंदर मॉडिफिकेशन हमने नहीं किया। हमने एक अडोप्टर बनाया जो अडोप्टर दोनों बर्मा को एट ए टाइम जिसका जरूरत है वो ही उस अडोप्टर में उस बर्मे को लगा सके, ऐसा बर्मा बनाया। दूसरा एक अरेंजमेंट किया कि हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप इंस्टॉल कर दिया जो डिजायर्ड प्रेशर पे पानी देता है वेट ड्रिलिंग के लिए। जो हमारा डेब्रिस है वो फ्लो होके बाहर आ जाए, जो वेट ड्रिलिंग हम लोग रूफ का करते हैं। तो एक रेसिप्रोकेटिंग पंप को डिजाइन किया, उसको ड्राइव दी, उसके साथ पानी का कनेक्शन किया, ऐसा अडेप्टर बनाया जिसमें दोनों बर्मे आ सके, ये डिजाइन बनाया। इससे क्या फायदा होगा आने वाले समय में? जैसे अपन इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे सुविधा क्या होगी और क्या फायदा होने वाला है समय की बचत के साथ? सबसे ज्यादा फायदा हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमारा नाइस का रूफ फॉल का बहुत बढ़ जाता है। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा डिजायर्ड है डीजीएमएस का, उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ह्यूमन जान से संबंधित है, ह्यूमन इससे संबंधित है कि जो सबसे बड़ा ह्यूमन हमारा जो है उसको बचाना, जो डीजीएमएस बोलता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाता है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा फायदा है रेजिन बोल्टिंग करना वेट ड्रिलिंग के साथ में यूडीएम मशीन से। यूडीएम मशीन ऐसा बोल्टिंग करती है, साथ रेजिन बोल्टिंग करने के साथ साथ रेजिन बोल्टिंग ग्राउटिंग भी करती है। और ये इंश्योर कर देता है, मैंने एक अरेंजमेंट और बना दिया था, नेट में एक शेयर पिन डाल दी, ये भी इंश्योर हो जाता था सेम टाइम में कि हमारा वो बोल्ट जो ग्राउट हुआ है उसने लोड ले लिया। अच्छा। ये भी इंश्योर हो जाता है उसी टाइम एट ए टाइम। जब ग्राउटिंग होता है विद इन ए सेकेंड, ग्राउटिंग खत्म होने के बाद तुरंत 2 सेकंड के अंदर इंश्योर हो जाता है इसने 1 टन लोड ले लिया। अच्छा, इसकी क्षमता क्या है, कितना लोड ले सकता है? 25 टन 25 टन। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करके देख लिया, इसके ऊपर भी लोड ले सकता है। अच्छा, तो ये बड़ी उपलब्धि होगी कि सुरक्षा के लिहाज से जहां अंडरग्राउंड माइंस संचालित होती हैं, आप देखिए सिद्दीकी साहब ने ये जो मशीन बनाई है इसको नया अवतार दिया है और उसका पेटेंट भी जो है उन्होंने दिखाया कि अब अप्रूव्ड हो गया है। ये बड़ी बात है। अब चलिए चलते हैं आपकी कुछ आपके ऐसे जीवन में जो आगे की तैयारियां आप कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। आप कल मुंबई जाने वाले हैं, पता चला, एमबीए के लिए। तो क्या है वो? मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से करने जा रहा हूँ, कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर हुआ हूँ। मैंने फॉर्म भरा था, उनका जो क्राइटेरिया था, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो फुलफिल किया और भगवान की दया से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। IIM मुंबई अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और एग्जीक्यूटिव एमबीए हम लोग की स्टेज पे हमारे 18 साल 20 साल की सर्विस के बाद करना, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत भी है। ये एग्जीक्यूटिव एमबीए करने पर मैं कंपनी के लिए और अच्छी सेवा दे पाऊंगा, मैनेजमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाऊंगा और जो फायदा हो सकता है कंपनी में करने। सिद्दीकी साहब, पूरी पढ़ाई, पूरा बचपन आपने यहाँ बिताया। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऐसे साथी रहे होंगे, मित्र रहे होंगे, आपके जानने वाले रहे होंगे, उनके साथ आपका लंबा सफर रहा। एक पूरा जो दायरा था आपके इर्द गिर्द, वो बड़ा ऐसा दायरा था कि जहां पर संसाधनों की काफी कमी थी। उनके बीच से ये तमाम चीजें निकालना, इतना सोचना, ये पूरा सफर तय करना, ये कितना चैलेंजिंग रहा है। आप जैसे आपके बाकी दोस्त मिलते होंगे, आपके हो सकता है बैच में कोई ऐसा हो, हमें तो नहीं पता, कि आप बताएंगे। तो ऐसे कोई लोग हैं साथ में जो यहाँ तक का सफर आप पूरा किए और आपसे प्रेरणा ले रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग का स्कूलिंग टाइम में, कॉलेज टाइम में संसाधन बहुत कम थे। हम लोग को नेट का भी अगर इस्तेमाल करना है तो हमको नेट कैफे जाना पड़ता था, तो वो भी मैक्सिमम टाइम में उसमें एरर रहते थे, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे।
हमारे साथ में हमारे दोस्त भी काफी आगे निकले, बहुत लोग हैं। कुछ दोस्त बाहर भी हैं, जो दोस्त हिंदुस्तान में भी हैं, और अपनी अपनी जगह पे बड़े कामयाब हुए। जो मेहनत किया वो कर सकता है। ये बताइए कि ये जो पूरा आपका ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जहाँ हम हैं, यहाँ पर आपने रोजगार को लेके, चूंकि कोयला, आप कोल उत्खनन से जुड़े हुए हैं, आप एससीसीएल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, यहाँ पे लोगों को सीखने की जो जरूरत है, वो कैसी जरूरत है? कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है? यहाँ की युवाओं को कैसे प्रेरित किया जा सकता है कि वो इस तरह की शिक्षा लें? एक मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। एक सबसे बड़ा लॉ है, एनर्जी कभी बनती नहीं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो अगर एनर्जी हमने पॉजिटिव वे में लगाए, पूरी एनर्जी को पॉजिटिव लगा दिया, तो कोई ताकत नहीं दुनिया की आपको रोक सकेगी कामयाब होने से। वो भगवान का आशीर्वाद रहेगा, आपके माँ बाप का आशीर्वाद रहेगा। तो आज की युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि पूरी ताकत लगा दें। आप 2 साल 4 साल लगाइए पूरी ताकत, आप डेफिनेट ये है कि आप कामयाब होंगे। और 2-4 साल मेहनत करिए और जिंदगी भर आप उसको एनकरेज कर सकते हैं ईमानदारी के साथ। आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? हाँ, हम लोग मोबाइल नेट का, हमारे पास अभी बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। हम लोग मोबाइल और नेट को जैसा इस्तेमाल करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग पूरा कंसिडर होके जो डाउट्स है, जो साइंस है, जो मैथ्स है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस फील्ड में जाना चाहता है, उस फील्ड को उसमें एनालाइज करे, उसके अंदर खोजना चालू करे, ढूंढना चालू करे, और पूरी ताकत लगा दे, पूरी ताकत, पूरा तन मन धन लगाए और जब ये करेंगे तो एनर्जी कहीं ना कहीं वो निकलेगी। जब पूरी एनर्जी आप यहाँ डालेंगे, कहीं ना कोई फॉर्म में आएगी, कोई सर्विस के फॉर्म में आएगी, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई जज, या और भी कोई फॉर्म में आएगी। और डेफिनेटली आप जो भी युवा है, अगर दिल से, पूरी दिल से करेगा, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हुए करेगा, भगवान का स्मरण करते हुए करेगा, जरूर कामयाब होगा। अंडरग्राउंड माइंस का यहाँ बड़ा सर्कल है, बहुत सारे वर्कर्स हैं, हाँ। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? क्योंकि जब अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं लोग, तो सुरक्षा को लेकर तमाम उपाय जो है उन्हें करने चाहिए। और ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या बातें हैं जिसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? आपके माध्यम से ये बड़ा संदेश जाएगा ऐसे वर्कर्स को और प्रबंधन को भी। प्रबंधन और वर्कर सभी लोग इसके पार्टिसिपेटिंग, सेफ, सब आदमी सेफ होना चाहिए। प्रबंधन भी बहुत सारी चीज करता है, जो एक्चुअल वर्कर जमीन लेवल पे काम करता है, उसको बहुत सारी एसओपी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हम लोग, ये मैनेजमेंट वहाँ की वो सर्कुलेट करती है, उसको फॉलो करना। अच्छा, ये सब कुछ होने के बावजूद हमको हमारे आँख, कान और नाक, सब चीज हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए काम के दौरान। काम करने से पहले हम लोग डिस्कस कर ले किस काम को कर रहे हैं, कैसे सेफ काम कर सकते हैं। कोई खतरा दिखता है तो उसको हमारे उच्च अधिकारी या हमारे सुपरवाइजर को तुरंत उसकी इत्तला दे, और ऐसा कोई काम न करे जो काम दायरे का बाहर का हो, जो हमारे सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी में न लिखा हो या एसएमपी में न लिखा हो। इस तरीके से हम अपनी और अपनी साथियों की रक्षा कर सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी बात लगती है उनके साथ डिस्कस करें, कहीं भी खतरा नजर आता है तो पहले बताए, और कोशिश करें कि मशीनों के टाइम जब साथ काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहें, आँख कान नाक खुला रखें अपना, तो हम लोग सेफ रह सकते। वो जो जीवन होता है किसी भी छात्र का, किसी भी युवा का, उस जीवन में ऐसी तमाम चीजें होती हैं, तमाम बातें होती हैं, जहाँ प्यार, मोहब्बत, जज्बात, इस तरह तरह की तमाम चीजें होती हैं। आप अपने जीवन के बारे में बताइए, कुछ ऐसा पहलू जुड़ा है जिसको आप आज भी याद करते हो, अचानक आपको हंसी आ जाती हो याद करके वो वक्त, वो पल, और आपको अचानक एक खुशी महसूस होती हो? अब जाहिर सी बात है, लोग अपोजिट पोल अट्रैक्शन होता ही है। स्कूलिंग था हमारा, कॉलेज था, तो कुछ ना कुछ ऐसे किस्से हैं जो हुए, और उसको याद करके अभी भी बात सही है, मुस्कुराहट आती है। कभी कभी कैसे हम लोग बचपन में कैसी हरकत करते थे, क्या किया क्या नहीं, और कुछ अच्छे भी पल हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनको याद करके बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये जो पल होते हैं, ये जो किस्से होते हैं, वो बहुत पर्सनल होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम सार्वजनिक है, मैं बिल्कुल सार्वजनिक करने की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिंदगी की कोई ऐसी बात अब तक के जीवन में जो आपके लिए यादगार बनी हो, आपके लिए प्रेरणादायी बनी हो, जिसको आप याद करके ये सोचते हो कि शायद मेरे जीवन में ये पल नहीं आता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता, उसके पीछे माँ बाप की प्रेरणा हो सकती है, माता पिता की प्रेरणा हो सकती है, बहन
की प्रेरणा हो सकती है, भाई का साथ हो सकता है, दोस्तों का साथ हो सकता है। ऐसी कुछ ना कुछ तो ऐसा जीवन में सबके होता है। मेरे साथ भी हुआ। हमारा जो सर्कल है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनके साथ होता है। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ जिसे आप अनुभव करते हैं? जी। मेरे स्कूलिंग के टाइम, स्कूल के बाद कुछ वक्त ऐसा निकला जब आइडल था मैं। उस टाइम मैं कुछ गलत परिस्थिति में आ गया था, और अगर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं उस परिस्थिति में ग्रिप में आने ही वाला था, लेकिन मेरे पिताजी ने उस टाइम मुझे रोका, और वो रोकना था। और उस दिन से आज का दिन, अगर वो उस दिन मैं नहीं रुका होता, उस डायरेक्शन में, उस तरफ रास्ते पकड़ लिया होता, तो आज मैं कहीं और होता। पिताजी का रोकना टोकना आज मेरी जिंदगी को बना दिया। कामयाबी जो शब्द होता है, वो शब्द तो बड़ा छोटा शब्द है, आसान शब्द है, बोल देता है इंसान की कामयाब हो गया, लेकिन उस कामयाबी के पीछे एक बहुत गहरी मेहनत होती है, एक ऐसा निचोड़ होता है जिसके बाद उस मुकाम को हासिल किया जा सकता है। और इसके पीछे किसी न किसी व्यक्ति का, किसी न किसी महिला का हाथ जरूर होता है। वो माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत के साथ और किसका प्रमुख योगदान? जाहिर सी बात है, पिताजी की ईमानदारी और मेरी माताजी की बहुत बड़ी दुआ है मेरे साथ। उनकी दुआ के बिना मैं कहीं शायद आज यहाँ नहीं होता। उन्होंने मेरा चेहरा देखते थे वो, और सब समझ जाते थे, और उसके बाद वो प्रार्थना करना चालू किया। उस प्रार्थना का ही नतीजा है कि 2-2, 4-4 जगह, 4-4 पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में उनकी प्रार्थना और भगवान का आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हुआ। आज मैं जिस जगह बैठा हूँ, उनके ही आशीर्वाद। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है कि मुझे अभी ये बचा है, मुझे ये हासिल करना है, यहाँ तक पहुंचना है। आपके जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य है कि आपको अभी आगे और क्या कुछ करना बाकी है, जिसे आप करना चाहते हैं? क्या कुछ बचा है? मैंने आपको बताया, मैं कल मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। IIM मुंबई में मेरा 1 साल का एग्जीक्यूटिव MBA का कोर्स है। उसके बाद इसी इंडस्ट्री में रह के मैं एक डायरेक्टर और इंडिया का होता है, डायरेक्टर SCCL के होते हैं, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके क्राइटेरिया करीब करीब मैंने फुलफिल कर लिया है। तो भगवान ने चाहा और माता जी का फिर से मेरे लिए आशीर्वाद रहा, तो शायद पॉसिबिलिटीज बन जाए। ये मेरी ख्वाब है, ये मेरा सपना है कि मैं एक डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठता। बिल्कुल, आप वहां तक पहुंचे, ये हमारी और हमारी पूरी टीम की ओर से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। हम भी चाहते हैं कि आपने इतनी मेहनत से यहाँ तक का सफर जो तय किया है, उस सफर को आप, जहां तक आपका लक्ष्य है वहां तक पहुंचे, उस सफर को पूरा करें।